हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये पूरे के पूरा हमारा इन्वायरमेंट डोमेन में है और ये हमारे SQL सर्वर हैं। SQL सर्वर और ये हमारे वेब सर्वर हैं। SQL सर्वर हमेशा डेटाबेस सर्वर होते हैं। डेटाबेस सर्वर की जो है एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्टिविटी होती है। एप्लीकेशन सर्वर्स डेटाबेस को यूज करते रहते हैं, करेक्ट? ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी है। अब आपसे ये पूछा गया कि अब बताओ कि क्या डिपेंडेंसी है SQL सर्वर की या एप्लीकेशन सर्वर की एक्टिव डायरेक्टरी पे। अगर एक्टिव डायरेक्टरी पे क्या क्या डिपेंडेंसी हो सकती है? जो एप्लीकेशन सर्वर है उसको एक्सेस करने के लिए जो डेटाबेस में जो मतलब जो डेटा रहता है, जो यूजर इंफॉर्मेशन रहता है, उसको वेरीफाई करने के लिए एडी चाहिए। हाँ, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ। देखो, मैंने डिपेंडेंसी बोली तो डिपेंडेंसी एक नहीं होगी, बहुत सारी हो जाएंगी, करेक्ट? वन, जैसे अब आप लोगों में से एक एक करके एक एक बोला, तो सबसे पहली जो डिपेंडेंसी जो आपने बताया वो होगी सर्विस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर हम एक सर्विस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, वो सर्विस अकाउंट क्या करेगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा और वो सर्विस अकाउंट यहाँ से डेटा निकाल रहा होगा, क्योंकि यहाँ से यूजर कोई निकालेगा नहीं डेटा, करेक्ट? यहाँ पर अगर कोई क्वेरी चल रही होगी तो वो क्वेरी क्या करेगी, मतलब यहाँ पर अगर इस एप्लीकेशन को मान लो ये एप्लीकेशन वन है, एप्लीकेशन वन एप्लीकेशन वन हो सकता है ये SQL वन वाले सर्वर से डेटा एक्सेस कर रहा होगा या SQL टू वाले से कर रहा होगा या SQL थ्री। तो सर्विस अकाउंट आपको पता है ना? यस। देखो, बेसिक से बताते हैं। तीन टाइप के एक यूजर अकाउंट होता है, कंप्यूटर अकाउंट होता है, वैसे ही हमारा एक सर्विस अकाउंट होता है, करेक्ट? यस। सर्विस अकाउंट हमेशा सर्विसेज के काम आता है, जहां पे जैसे ये एक सर्विस हो गई। ठीक है, सर्विस अकाउंट यहाँ पर हमने परमानेंटली कॉन्फ़िगर कर दिया। जब इस एप्लीकेशन को जरूरत हुई तो ये इस सर्वर के पास गया और बोला मुझे ये डेटा चाहिए, और इस सर्वर ने इस डेटा को दे दिया इस सर्विस अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहली जो डिपेंडेंसी आ गई सर्विस अकाउंट की। ठीक है, अगर एक्टिव डायरेक्टरी डाउन होता है यहाँ पर इस वाले केस में, तो ये सर्विस अकाउंट भी तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सर्विस अकाउंट एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर होस्टेड है। फिर क्या है कि ये जो आपका सर्वर है ये डोमेन में है, ये डोमेन में है। दूसरी डिपेंडेंसी ये हो गई डोमेन वाइज डिपेंडेंसी। ठीक है, डोमेन वाइज डिपेंडेंसी। तीसरी डिपेंडेंसी कोई बता सकता है? अब आपको समझ में आ रहा है क्या डिपेंडेंसीज हो सकती हैं? तीसरी डिपेंडेंसी बताओ। ये मालूम है कब काम आता है? जैसे आप बहुत बड़ा कोई माइग्रेशन कर रहे हो ना, माइग्रेशन क्या करना होता है कि आपको यहाँ से डोमेन कंट्रोलर इस नेटवर्क से, मान लो ये एक नेटवर्क के ऊपर डोमेन कंट्रोलर है, डोमेन कंट्रोलर की जो नेटवर्क में, डोमेन कंट्रोलर को नेटवर्क में कैसे जाना जाएगा कि ये डोमेन कंट्रोलर है? कोई बता सकता है इस चीज को? आप बताओ। अच्छा, आपकी पहचान क्या है? वही पहचान डोमेन कंट्रोलर की है जो आपकी है। मतलब आप खुद से सोचो, आपकी पहचान क्या है? आप जैसे जस्ट सपोज मान लो एक आप स्टेट में रह रहे हो, तो आपकी पहचान क्या है? आप वहां के, आपके पास वहां के डॉक्यूमेंट है, आधार है, पैन कार्ड है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका एड्रेस, करेक्ट? जो आपकी पहचान बताता है कि आप यहाँ पर रहते हो, करेक्ट? यहाँ पे आप रहते हो। और पैन कार्ड वो आपकी आइडेंटिटी बताते हैं, बट आप यहाँ रहते हो वो कौन बताता है आपको? आपका एड्रेस। तो यहाँ पर ये डोमेन कंट्रोलर है, और किस नेटवर्क में रहता है? ये डोमेन कंट्रोलर किस नेटवर्क में रहता है? उसकी पहचान क्या है? आईपी। ठीक है, उस डोमेन कंट्रोलर का आईपी, उस डोमेन कंट्रोलर का आईपी हर जगह यूज हो रहा होगा एज अ डीएनएस। यहाँ पे भी यूज हो रहा होगा, यहाँ पे भी यूज हो रहा होगा। और डीएनएस, अगर डीएनएस चेंज होता है तो आप समझ लीजिए लॉगिन वॉगिन सब कुछ बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली होता क्या है जब आप माइग्रेशन करते हो, मान लो डोमेन कंट्रोलर का माइग्रेशन हो रहा है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, हम मुझे इस नेटवर्क पे ले जाना है डोमेन कंट्रोलर को, ये नेटवर्क मेरा डिफरेंट है,
ठीक है, पहले से डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये नेटवर्क 1 है, यहाँ पे नेटवर्क है, यहाँ पर आईपी थी 172.16, यहाँ पे जाएगा डोमेन कंट्रोलर 192.16, करेक्ट। तो ये जब मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं इस डोमेन कंट्रोलर को, तब आपको ये सारी चीजें निकालनी पड़ती हैं कि डिपेंडेंसी क्या है इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। मतलब आ- जब आप इसको मूव कर दोगे तो इस वाले नेटवर्क में 172 वाले नेटवर्क में कोई डोमेन कंट्रोलर बचेगा नहीं। और ये होता है बहुत बार, ये एक्टिविटी परफॉर्म करने पड़ की जाती है, उसको हम बोलते हैं डीसी सेग्रीगेशन। इस एक्टिविटी को बोलते हैं डीसी सेग्रीगेशन। मतलब डीसी को हम सेग्रीगेट कर देते हैं किस नेटवर्क से, जो आपका जनरली क्या होता था कोविड से पहले या पहले उससे पहले क्या होता था, लोग डोमेन कंट्रोलर को और मेंबर सर्वर्स को एक ही जोन में रखते थे, नेटवर्क जोन में। ठीक है, ये नेटवर्क जोन हो गए 172, इसी में डोमेन कंट्रोलर हैं और मेंबर सर्वर्स हैं। फिर कोविड के बाद से जब ये प्रॉब्लम चालू हुई कि बहुत ज्यादा हैकिंग होने लगी, या फिर लोग इंटरनल नेटवर्क में बैठ के डोमेन कंट्रोलर को मिसयूज करने लगे, तब एक नया कंसेप्ट आया डीसी सेग्रीगेशन। उसमें क्या होता है कि आप डोमेन कंट्रोलर को एक अलग नेटवर्क में ले जाते हो, एक अलग नेटवर्क पे हम डोमेन कंट्रोलर को ले गए, ये एक नया और वो हमारा दूसरा नेटवर्क है, और यहाँ पे एक फायरवॉल लगा दी। अब यहाँ से अगर किसी को यहाँ से वहां जाना है तो फायरवॉल के थ्रू जाएगा, आएगा और जाएगा। फायरवॉल को हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। तो इस टाइप के कंसेप्ट यूज होने लगे उसके बाद से। तो यहाँ पर आप तीसरी डिपेंडेंसी बता दो आप मेरे को अभी, आपको कि क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। हेलो। यस। हाँ, तो अब तीसरी डिपेंडेंसी बता दो। पहली हो गई हमारा सर्विस अकाउंट, दूसरा हो गया डोमेन वाइज, ठीक है, ये सब डोमेन में है। तीसरी क्या हो गई डिपेंडेंसी कि ये लोग सब डीएनएस यूज कर रहे हैं, ठीक है, डीएनएस यूज कर रहे हैं मतलब आईपी, करेक्ट। डोमेन कंट्रोलर का यस। आईपी यूजर है एज अ डीएनएस। ये सबसे इजी है डिपेंडेंसी बताना। जब आप डोमेन कंट्रोलर, आप में से कभी किसी ने डोमेन कंट्रोलर का आईपी चेंज किया है ठीक है। प्रोडक्शन में? ऐसे टेस्ट में तो आप चेंज कर लोगे, टेस्ट में देखो, आप जो लैब में कर रहे हो और टेस्ट में कर रहे हो, दोनों में क्या है डिफरेंस, क्या है मेजर डिफरेंस क्या है? वहां पे तो स्टैटिक मिल रही, तो प्रोडक्शन में तो हम लोग स्टैटिक आईपी यूज करते हैं। और यहाँ तो ऐसे यहाँ पे बनाते हैं। जैसे मैंने तो मतलब स्टैटिक आईपी पे ही किया था प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। इस पे तो डायनेमिक पे तो नहीं किया था। तो हम लोगों ने चेंज किया था वहां पे प्रोडक्शन रियल बेस पे। इतना अच्छे से देखो, याद तो नहीं। जब आप प्रोडक्शन में कोई एक्टिविटी करते हो प्रोडक्शन में, तो सबसे पहले आपको, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है इम्पैक्ट, कि आपकी जो एक्टिविटी, ये आप कोई भी एक्टिविटी करने जा रहे हो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो करने जा रहे हो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और वो इम्पैक्ट आप किससे निकाल सकते हो, जो आप एक्टिविटी करने जा रहे हो उसकी डिपेंडेंसी से। मतलब उस पे कौन कौन चीज डिपेंडेंट है उस एक्टिविटी के ऊपर, वो आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पूरे प्रोडक्शन की नॉलेज होगी। तो यहाँ पर मैं वही, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, शायद पहली डे वन जब ये ऑनलाइन सेशन क्लास हुई थी तो मैंने तब भी आपको यही बोला था कि आप अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से जब तक जानोगे नहीं, आप ट्रबल शूटिंग कर नहीं सकते हो। आप ट्रबल शूटिंग, हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व कर दो गूगल को देख के इधर उधर से निकाल कर, बट मेन चीज होती ना आपको पूरा इन्वायरमेंट जानना, कितने सर्वर हैं, कहाँ पे कौन सा सर्विस अकाउंट यूज हो रहा है, डीएससीपी कितने हैं, ये हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। कितनी डिवाइसेस डिपेंड है, कितने क्लाइंट मशीन है, इन क्लाइंट मशीन पे डीएनएस कौन सा यूज हो रहा है, ये आप अपने पास डिटेल रखो और आप अपना खुद एक डायग्राम बनाओ। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है, आप जितना फैमिलियर हो गए अपने एनवायरनमेंट, जैसे होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके यहाँ लोग होंगे जो प्रॉब्लम को, आपके यहाँ कोई इशू आता है, वो प्रॉब्लम को सिर्फ सुन के ही बता देते हैं कि इशू क्या है, करेक्ट।
क्योंकि क्या है, उनके पास पूरी की पूरी नेटवर्क की या पूरे के पूरे इन्वायरमेंट की नॉलेज है। उनको पता है कि जस्ट सपोज मान लो एक लोकेशन पे कुछ यूजर्स बोल रहे हैं लॉगिन का इश्यू आ रहा है, ठीक है, तो वो बंदा वो बता देगा कि हाँ, उसको पता है कि यहाँ पे इस लोकेशन पे कौन सा डीएनएस यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसको उस हिसाब से पता है कि वहां पे ये डीएनएस हो रहा है, और लॉगिन का इश्यू हमेशा रियल में डीएनएस से ही रिलेटेड होता है। डीएनएस से होगा या फिर आपका नेटवर्क की लेटेंसी से होगा, ठीक है। तो वो बता सकता है इजीली कि डीएनएस का इश्यू है या नेटवर्क लेटेंसी का इश्यू है, और डीएनएस का इश्यू है तो कौन से डोमेन कंट्रोलर को चेक करना है सबसे पहले। तो ये सारा, अगर आपको इन्वायरमेंट की नॉलेज है तो आप बहुत सारी ट्रबल शूटिंग इजीली कर सकते हो। क्लियर है आप पे? यस। यस करेक्ट। हम्म, बैकग्राउंड नॉइस आई थिंक प्रिंक आपकी साइड से। तो ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, करेक्ट। तो इस डोमेन कंट्रोलर में अच्छा, ये बिल्ट इन अकाउंट, बिल्ट इन ओयू हमारा बाय डिफॉल्ट बन के आता है, करेक्ट। यस। तो इनमें से कभी आपने कोई रोल यूज किया है किसी ने? इनमें से आपने यूज किया ही होगा, यूजर्स 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 तो यूज ही किया होगा, क्योंकि सारे यूजर्स इसी में आएंगे, ठीक है। अगर आप कोई भी यूजर बनाते हो तो इसका पार्ट वो बनेगा ही बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पर जैसे आप लोग अगर इसको और अच्छे से समझना चाहते हो, मैंने एक बार लास्ट टाइम भी बताया था डोमेन अकाउंट ऑपरेटर के बारे में कि ये क्या करता है। तो इन रोल्स को ना एक बार आप खुद से पढ़ो, खुद से सीखो इनके बारे में कि क्या है ये रोल्स, क्या कह रहे हैं। और इनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये रोल्स क्या करते हैं। अगर आप इन रोल्स को समझ जाते हो तो आप डेलीगेशन मॉडल को समझ सकते हो। डेलीगेट मॉडल यहाँ पे आएगा, राइट क्लिक करोगे, कहीं पे भी राइट क्लिक करोगे, यू पे राइट क्लिक करोगे आप, तो आप तब भी डेलीगेट कर सकते हो। जस्ट सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ डेलीगेशन देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको डेलीगेट करना है तो यहाँ पर आप पहले यूजर या अकाउंट जिसको डेलीगेशन देना है उसके यहाँ पर उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जस्ट सपोज मान लीजिए यहाँ पर मैं एक ग्रुप है हमारे पास या नहीं है, एक ग्रुप बना लेता हूँ। ये सारे अभी 2-3 मैंने यूजर अभी आज ही क्रिएट किया है, तुरंत ही एक आधे घंटे पहले, हाँ क्योंकि हाँ, इसका काम था इसके लिए। कोई नहीं कोई नहीं। और ये जो आप ये पूछे हो कि अकाउंट ऑपरेटर, तो इट्स मीन कि लाइक ऑपरेट, मतलब वो ऑपरेट कर रहा है, तो मतलब मेन यूजर हो गया, तो मतलब वो क्रिएटिंग भी कर सकता है, प्रोविजनिंग भी कर सकता है। तो अकाउंट ऑपरेटर तो मतलब पता है कि क्या है एग्जैक्टली ये। नहीं, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अकाउंट ऑपरेटर के बारे में हो सकता है आपको पता है, बट इसमें और भी है, जैसे हाइपर वी एडमिनिस्ट्रेटर, बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर हाँ भी जी। होगा, ठीक है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या करते हैं और इनका पर्पस क्या है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसको बस आप देख के ही जान सकते हो। बट हाँ, इनका यूटिलाइजेशन क्या है वो इम्पोर्टेंट है कि इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना है कि डायरेक्ट आप जो ये रोल्स दिए हुए हैं इनमें आप डायरेक्ट परमिशन मत दो, आप डेलीगेशन मॉडल के थ्रू जाओ। डेलीगेशन मॉडल के थ्रू आप मिनिमम डेलीगेट कर सकते हो, मिनिमम से मिनिमम डेलीगेशन आप दे सकते हो। और बट ये जो डेलीगेशन आप सेट करोगे वो पर्टिकुलर एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर ही सेट होगी, मतलब किसको कितना डेलीगेशन देना है।
यहाँ पर जैसे मैं टेस्ट वाला सर्च करता हूँ, टेस्ट और यूजर 1। इसमें हम ये भी तो पीयूष मतलब मे भी मैं गलत हो सकती हूँ, इसमें कस्टमाइज भी तो कर सकते हैं ना, है हाँ, ये यूजर को क्रिएट कर सकते और उसको जो भी मतलब उसको परमिशन डेलीगेट करना है तो उसको भी तो कस्टमाइज किया जा सकता है ना। जैसे यहाँ पर, हाँ जैसे यहाँ पर है, मैं जैसे ये मैंने एक ग्रुप ऐड किया टेस्ट 1, ये ग्रुप है हमारा। अगर इस ग्रुप का जो भी मेंबर होगा तो उसको क्या परमिशन मिलेंगी, वो हम यहाँ पर डेलीगेशन के थ्रू करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये हो गई जो डेलीगेशन की पहली कॉमन परमिशंस है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्रिएट, डिलीट एंड मैनेज यूजर अकाउंट, तो ये बहुत मिनिमम। और अगर आप, ये परमिशन हो गई, और अगर आप यहाँ पर जाओगे अकाउंट ऑपरेटर, अकाउंट ऑपरेटर को इससे ज्यादा परमिशंस होंगी। आप चाहते हो कि अकाउंट ऑपरेटर को भी हम लीस्ट प्रिविलेज पे ले आए, देन आप यहाँ से डेलीगेशन कर सकते हो। आपने किसको डेलीगेट किया, एक ग्रुप को डेलीगेट कर दिया कि उसको सिर्फ क्रिएट, डिलीट एंड मैनेज अकाउंट की परमिशन है। आपको ये नहीं देना है, सिर्फ देना है कि रीसेट पासवर्ड, ठीक है, रीसेट यूजर पासवर्ड एंड फोर्स पासवर्ड चेंज एट नेक्स्ट लॉग ऑन, ठीक है। सिर्फ इतनी ही परमिशन होगी। किसको होगी, जो ग्रुप मैंने ऐड किया यहाँ पे, करेक्ट। ये ग्रुप में जो भी मेंबर होगा उसको सिर्फ इतनी परमिशन मिलेगी, रीसेट यूजर। आप चाहते हो कि रीसेट भी ना हो, सिर्फ वो डोमेन ज्वाइन करा सके, बस इतना ही काम कर ले और कुछ नहीं। जो हमारे हेल्प डेस्क या डेस्कटॉप इंजीनियर होते हैं रिमोट लोकेशन पे, उनका काम सिर्फ डोमेन ज्वाइन कराने का है। तो आप उनको अकाउंट ऑपरेटर बनाने के अच्छा है कि यहाँ से आप सिर्फ ज्वाइन आ कंप्यूटर टू डोमेन कर दिया, बस इतनी ही परमिशन मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। और भी आपको लग रहा है कि कस्टमाइज आपके लिए जरूरी है, तो यहाँ पर क्रिएट कस्टमाइज, आप जो ना इसको ऑब्जेक्ट लेवल पे दे सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ी सी अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्ट लेवल पे जाके परमिशन दे सकते हो कि किस किस ऑब्जेक्ट पे। जैसे डीएनएस स्कोप ऑब्जेक्ट हो गया, कंटेनर हो गया हमारा। अगर आपको इस लेवल पे, ऑब्जेक्ट के लेवल पे परमिशन देनी है, तब आप यहां से डिजाइन कर सकते हो। बट ये ना जो परमिशंस होती है यहाँ पर, उसके लिए आपको एक्टिव डायरेक्टरी की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, देन आप इसको डिफाइन कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर जैसे ये MSDS वैल्यू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको निकाला, गूगल पे डाला, तो ये आपको दिखा देगा कि क्या परमिशन है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आप उसके थ्रू भी दे सकते हो। बट हाँ, एनी हाउ ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप परमिशन देने जा रहे हो तो आपको पूरे के पूरे एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं यूजर ऑब्जेक्ट के ऊपर परमिशन देने जा रहा हूँ या ट्रस्टेड डोमेन के ऊपर देने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो कि इन एक ही ग्रुप को मैंने ये 4 परमिशन दे दी, ठीक है। तो ये ऐसे परमिशन दी जाती है यहाँ पर। तो इस पे क्लियर है ना निशांत और रोहित Yes, प्रियंका? yeah. हाँ, तो ये अब ये आपको ये क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई बताएगा? Object computer user any printer system हाँ, NAD. हम्म। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हम एडी में बनाते हैं, मतलब कुछ भी बनाते हैं, तो वो एज अ ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर आप परमिशन दे रहे हो, मतलब ये काइंड ऑफ अब ये समझ लो, ये ऑब्जेक्ट की कैटेगरी पे दे रहे हो। यूजर ऑब्जेक्ट का मतलब यूजर के जितने भी ऑब्जेक्ट है उन पे ये परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। बस आपको इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, आपको क्या परमिशन देनी है, फुल परमिशन देनी है ऑब्जेक्ट के लिए। फुल परमिशन में फुल आ गया कि वो क्या क्या कर सकता है, रीसेट पासवर्ड यूजर का, ठीक है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन। अगर आप चाहते हो इसमें से नहीं, फुल नहीं देनी है, मुझे सिर्फ वो रीड कर पाए, तो आपको रीड पे ही देना, क्लिक करना होगा, ठीक है। क्या परमिशन देनी है आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। सिर्फ रीड परमिशन देनी है यूजर को, सिर्फ वो रीड कर सके यूजर ऑब्जेक्ट को, मतलब बहुत ही बेसिक परमिशन है, बहुत ही लीस्ट प्रिविलेज परमिशन है। तो आप चाहते हो कि ये सिर्फ इतना ही कर सके, बस आपने कर दिया। तो ये इस जो हमारा ग्रुप मैंने बनाया था टेस्ट करके, और तो पीयूष, इस पीयूष एक क्वेश्चन है।
मुझे ये बताओ, आप ये जो भी अभी आप कर रहे थे वो बुलेटिन के अंदर कर रहे थे, राइट? बुलेटिन के ही अंदर आपने बिल्ट डेलीगेट बिल्ट किया यूथ। नहीं नहीं नहीं, बिल्टिन के हाँ, अंदर नहीं, ये जो डेलीगेशन है वो डोमेन लेवल पे दे रहा हूँ, डोमेन पे अच्छा, सपोज चार। दैट, ठीक है, सपोज दैट कि अगर मैंने एक यूजर बनाया, जैसे मैंने एक यूजर वहां पे क्रिएट किया हुआ है, नहीं जैसे अपना यूएस एक जोन बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैंने, मान लो मुझे किसी को डेलीगेट करना है, तो कहाँ पे जाके क्या कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे डेलीगेट आप कंट्रोल, ठीक है। डेलीगेट देखो, यहाँ पर डेलीगेट कंट्रोल पे जाके सेम प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, टेस्ट वाले को फिर से ले देते हैं, ठीक है। बट बिल्ट इन वाले जो कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ ओयू ऐसे होते हैं, अब आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पे जाके सेम चीज वही करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो डेलीगेशन मॉडल है, ये आप उन्हीं पे कर सकते हो जो आपने बनाए हैं, या फिर जैसे यहाँ पे बिल्ट इन है, ठीक है। बिल्ट इन पे हाँ, जब से आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेलीगेशन कंट्रोल आएगा नहीं। नहीं आएगा। बिल्ट राइट। इन क्योंकि है, बिल्ट इन ये मैनेज कर रहा है Microsoft.com, या फिर डोमेन आपकी मैनेज कर रही है बिल्ट इन। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हम्म। लिखा हुआ है, वैसे ये डोमेन है हमारी, ठीक है। तो राइट। यहाँ पर जो, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे भी नहीं आना चाहिए, नहीं कंप्यूटर पे आ रहा है, तो कंप्यूटर को आप मैनेज कर सकते हो, इसको भी डेलीगेट कर सकते हो कंप्यूटर अकाउंट को। बट कंप्यूटर अकाउंट पे बाय बाय डिफॉल्ट ग्रुप पॉलिसी अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। डो डोमेन कंट्रोलर पे भी है। सब पे ही होगा, सिर्फ बिल्ट इन पे नहीं है, यूजर पे भी होगा, तो सिर्फ बिल्ट इन वाले पे नहीं है, फॉरेन वाले पे भी है। बिल्ट इन वाले पे क्यों नहीं है, बता सकते हो आप? क्योंकि वो सामने ही लिखा है क्यों नहीं है। बिल्ट इन में क्या है, देखो बिल्ट इन में सारे के सारे आपके पावरफुल अकाउंट्स हैं। राइट। हम्म। अब डेलीगेट का मतलब है आप परमिशन ही तो डेलीगेट कर रहे हो, करेक्ट। अब बिल्ट इन में सारे के सारे खुद ही पावरफुल, अब इनको कौन डेलीगेट करेगा? राइट, इनको अथॉरिटीज है कि ये डेलीगेट कर सकते हैं बिल्ट इन को। ठीक है। तो ये यहाँ पर भी हमारे कुछ ग्रुप्स बनते हैं यूजर्स के अंदर, जैसे हमारा डोमेन हो गया, डोमेन एडमिन हो गया, एंटरप्राइज एडमिन हो गया, ये सारे के सारे यहाँ बन जाते हैं आके। अब कोई क्वेश्चन है किसी का? निशांत, रोहित? हे पीयूष। हाँ बता। निशांत, रोहित, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, ये आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो लास्ट वाले टाइम पे हमने क्या किया था, शायद में भी आपको याद हो कि ये mp.microsoft.com, इसमें कोई डोमेन कंट्रोलर नहीं है, तो ये वाली साइड हमें डिलीट करनी है, करेक्ट। इसमें कोई डोमेन कंट्रोलर नहीं है, यस। तो ये देखो, ये है हमारी mp.com, ये अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारी साइट यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसको डिलीट करना है, मेटा डेटा क्लीन अप करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ से मैन्युअली क्लिक करके डिलीट कर रहे हैं तो ये साइट हो नहीं रही है, क्योंकि एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये डिलीट नहीं करने देगा। तो हमें इसे मेटा डाटा क्लीन अप करना होगा। तो मेटा डाटा क्लीन अप करने के लिए हमें ये पूरी की पूरी साइट डिलीट करनी होगी। यस। लास्ट टाइम यहाँ से तो डिलीट नहीं हो पाया था। हाँ, यहाँ से नहीं हो पाया था, तो ये हमें साइट पे जाके एडवांस फीचर में जाके वहां से डिलीट करते हैं ना इसको? कहाँ से? इस साइट पे, जहाँ साइट जो ऊपर में है, एक्टिव डायरेक्टरी के नीचे साइट जो है, साइट एंड सर्विस के नीचे साइट है, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ
से मैंने नहीं ये शायद हुआ रहा। एक मिनट नहीं, देख लेते हैं। राइट क्लिक करने का है साइड साइड पे। नहीं 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 नहीं, ऊपर में साइड, हाँ यहाँ पे हम्म, एडवांस फीचर, हाँ प्रॉपर्टीज में आके एडवांस फीचर्स वगैरह जो आप, हाँ यहाँ पे, हाँ यहीं से मैंने डिलीट किया था। क्या चीज डिलीट किया था? वो एडवांस फीचर नहीं है, एडवांस फीचर एक मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। आप एक्शंस पे क्लिक करके वहाँ पे आए, एक्शंस पे, व्यू एडवांस पे या एडवांस फीचर आप किस पे बोल रहे हो? एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंसोल पे बोल रहे हो या फिर साइड एंड सर्विसेज पे एडवांस फीचर? साइट एंड सर्विसेज पे बोल रही हूँ मैं। अच्छा। व्यू में जाके कर दे। व्यू हम्म फिल्टर। नहीं नहीं, कस्टमाइज नहीं करना, एक्शन में एक बार जाना पीयूष। ठीक है, एडवांस पे आ गया। एक मिनट, ऑर्डर, मेरे ख्याल से वो साइट को पहले राइट क्लिक करेंगे और फिर वहां पे एडवांस फीचर आता है, वहीं पे ऑप्शंस रहता है ये। लीजिए, मैं साइड पे, इस वाली साइड पे क्लिक करना है या एमपी साइड पे ही क्लिक करना है? नहीं 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 नहीं, जिस, हाँ नहीं, ये तो पूरे साइट पे चलेगा ना, एमपी वाले को डिलीट करना है ना अपन लोग को। हम्म। यहाँ पे एक एडवांस फीचर, एक प्रॉपर्टी ओपन करना, देखो इसमें। अरे कैसे नहीं आ रहा है, मतलब किया था ऐसे ही मैंने ये। पर ये डिलीट हुआ नहीं था, मैंने बनाया नहीं है ऑब्जेक्ट, पहले से ही पड़ा हुआ है। हाँ मैंने मैंने इसी को ही, एमपी वाले को ही डिलीट किया था, पता नहीं पर क्यों ये ऐसे दिख डिलीट रहा है हुआ। ये तब। हाँ, डिलीट हुआ नहीं था ये। अगर मैं अब इसको डिलीट करने जाऊंगा यहाँ से तो ये डिलीट होगा नहीं। क्योंकि क्या है, ये क्योंकि कंसोल। तब आप जब डिलीट किया तो होगा ना, तब एमपी का डोमेन अवेलेबल, डीसी अवेलेबल था शायद। हाँ। हम्म। अब इसको सिर्फ तब और जाकर सिर्फ, हाँ अब इसको मेटा डाटा क्लीन अप रूट या डोमेन से एडी, वहाँ है। हाँ एडीएसआई एडिट से भी डिलीट किया जा सकता, दो ही तरीके हैं। नॉर्मल कंसोल से अब ये डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे ही आप इसको डिलीट करने जाओगे तो ये कनेक्ट करने के लिए ट्राई करेगा डोमेन कंट्रोलर से। अब एक बार इसको ही फोर्स, नॉट रिस्पॉन्डिंग है, एक बार रुक जाओ आप, हाँ अभी हाँ, फिर से ट्राई करो एक बार ही। तो ये एरर ये आई है। मैंने लेकिन किया था, ये पता नहीं क्यों नहीं हुआ। ये आ रहा है यहाँ पे एरर। शायद या आप एडीएसआई एडिट पे जाके वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाके इस साइट के जितने भी है तो वहाँ से डिलीट करना होगा इस। हाँ, वो भी तरीका है एडीएसआई एडिट से भी करने का है, और दूसरा क्या है इसका मेटा डाटा क्लीनअप। क्योंकि क्या यस यस। है, ये अभी इसका मेटा डाटा क्लीनअप करने के लिए क्यों मेटा डाटा क्लीनअप करना होगा वो इम्पोर्टेंट है समझना। क्योंकि आप वहां से एक ऑब्जेक्ट डिलीट कर दोगे, आपको सबसे पहले डीएनएस में आके चेक करना होगा कि डीएनएस में इसके रिकॉर्ड्स हैं या नहीं है। करेक्ट? अगर डीएनएस में इसके रिकॉर्ड्स हैं तो इसका मतलब नहीं, है हाँ ये डोमेन कंट्रोलर प्रॉपर तरीके से डिमोट नहीं हुआ है। यूपी यहाँ देखो नहीं है एमपी। माइक्रोसॉफ्ट के इसके रूट में। हाँ उसके अंदर जाके एक बार ही, नीचे। एक मिनट, ये है ना एमपी। यस यस। ठीक है, यहाँ पे एमपी भी है, और एमपी के अंदर डिलीट होने के बाद ये microsoft.com, ठीक है, एमपी के बाद यहाँ पर ये रिकॉर्ड ठीक है। ठीक है, ये एमपी साइड अभी डिलीट हुई नहीं है, यहाँ पे भी आप देख रहे होगे। आप किसमें बता रहे थे? आप इसमें जाके, इसमें यस भी साइट्स ये, ये इसमें भी है साइट्स में। ठीक है, एम तो ये एमपी यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो ये डेलीगेशन वाला एमपी है।
इसको तो आप डिलीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें एक साथ डेटा ऐसे कौन डिलीट करेगा ढूंढ ढूंढ के? ऐसे की साथ करना, एक ही बार कर। तो सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको डिलीट करते हैं, किसके थ्रू? NTDS util के थ्रू डिलीट करते हैं। NTDS util, फिर उसके बाद हमें नई कमांड पेस्ट कर ली है अपने पास। मेटा डाटा क्लीनअप रन करना होगा। मेटा डाटा क्लीनअप के बाद कनेक्शन आपको लिखना होगा। कनेक्शन मतलब मेटा डाटा क्लीनअप के बाद हम कनेक्शन क्यों लिख रहे हैं? मेटा डाटा क्लीनअप कनेक्शन, चलो मैं बताता हूँ। कनेक्शन टू सर्वर, कनेक्शन टू सर्वर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ? NTDS util ये डेटाबेस की कमांड है NTDS के, ठीक है। NTDS util पे हमने मेटा डाटा क्लीनअप कमांड रन कराई, फिर हमने बोला कनेक्शन। कनेक्शन किसके लिए? जो सर्वर, जो सर्वर हमारा रनिंग है, ठीक है। और लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था किस सर्वर से हमें डिलीट करना होगा। रूट रूट से। रूट से क्यों करना होगा? जिस साइट पे एफपी है उस साइट को सेलेक्ट नहीं, अगर करेंगे। उस साइड पे 2 होगा तो दो जिस साइड पे अगर 2 डीसीज होंगे तो अगर उनमें से एक डीसी को वहाँ पे कनेक्ट करना होगा जो रनिंग है करंट पे। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये आपका रूट है, ठीक है। ये आपका वो डोमेन, मतलब यहाँ पे हमारे पास ये डोमेन है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि आपने ये वाला MP है, इसको पूरा का पूरा डिलीट ही मार दिया, ठीक है, करेक्ट। अब हमारे यस पास यस क्या बचा है? यूपी बचा है और रूट बचा है। अब यस MP में तो कोई है ही नहीं ना, कुछ यस, है ही साइट नहीं। ही गायब है। हाँ, पूरी साइट अगर उस डोमेन में, साइट में नहीं, उस डोमेन में, ठीक है, उस डोमेन में अगर एक भी डोमेन कंट्रोलर होता तो हम उससे डिलीट मारते हैं, पर उस डोमेन में कोई डोमेन कंट्रोलर है ही नहीं, करेक्ट। यस। यस अब यहाँ पर जैसे तुमने साइट बोला, अब एक चीज और है, अभी कंफ्यूजन मुझे लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको साइट के हिसाब से भी थोड़ा सा बना लेते हैं। मान लो ये हमारी एक साइट है दिल्ली, और ये हमारी साइट है यूपी। ठीक है, यूपी मान लो ये हमारी यूपी है। अब ऐसे ही एक हमारी और साइट है, ठीक है, ये साइट है। और यहां पर अगर डोमेन कंट्रोलर हम प्लेस करें, इस साइड में ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, ये हमारा एक डोमेन कंट्रोलर और है, ठीक है। इस साइड में भी हमारे 2 डोमेन कंट्रोलर है, और ये साइड जो है हमारी यूपी डोमेन है और ये दिल्ली डोमेन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताना, ये साइट है दिल्ली डोमेन और यूपी डोमेन, बट ये एक नेटवर्क साइट भी है, ठीक है। मतलब ये नेटवर्क साइट का मतलब ये एक आपका डेटा सेंटर है जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें हॉस्टेड है। क्या इसमें, इस वाली साइड में, दिल्ली वाली साइड में मैं यूपी का डोमेन कंट्रोलर रख सकता हूं? और
यूपी वाली साइड में दिल्ली का डोमेन कंट्रोलर रख सकता हूँ? नहीं, नहीं, क्यों? मतलब क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जो हमने जो डीसी बनाए थे ना, तो डीसी जब प्रमोट करते वक्त मतलब वो साइट ऐड करते हैं ना, मतलब देखो, वो साइट। वो प्रमोट करने का कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। आप वहां पे एनी डोमेन कंट्रोलर भी कर सकते हो जब प्रमोट करते अच्छा, हो। हाँ, तो प्रमोट करने वाले पे मत जाओ, लॉजिक के हिसाब से समझो कि वहां पे क्यों नहीं बना सकते और क्यों बना सकते हैं। आप ना कोई भी डोमेन कंट्रोलर किसी भी डोमेन का किसी भी साइट पे रख सकते हो। उससे फायदा क्या होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट खुद ही बोलता है, उससे फायदा क्या होता है, रिडंडेंसी आती है। रिडंडेंसी क्या हो गई? मान लो आपका अभी जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो करंट इन्वायरमेंट है, उस हिसाब से अगर हमारा ये दिल्ली वाला डाउन हो जाता है पूरा का पूरा, सिर्फ यहाँ पे दिल्ली की ही डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, मतलब आपका रूट डाउन हो गया। अब तो यूपी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा क्योंकि रूट ही नहीं है। करेक्ट? यस, यस। क्यों खत्म हो जाएगा चाइल्ड डोमेन अगर रूट डोमेन डाउन होता है? कोई बता सकता है? अगर रूट डोमेन डाउन होता है हमारा, रूट डोमेन पूरा का पूरा डाउन हो गया है, कोई डोमेन कंट्रोलर अप नहीं है, तो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर वर्क करेगा या नहीं करेगा? प्रियंका, आप हेलो, हम्म। आप बता सकते हो अगर आपका रूट जो आपने बनाया है वो पूरा का पूरा डाउन हो जाता है, तो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर आपके काम करेंगे या नहीं करेंगे? करेगा, क्योंकि जो मेन जो उसका मतलब जो भी यूजर का एक्सेस है या फिर कुछ भी क्रेडेंशियल या कुछ भी रख कर लो, वो कहीं ना कहीं तो चाइल्ड डोमेन डिपेंडेंसी है ना, तो वो वर्क यहाँ तो करेगा ही। यहाँ पे अगर आपने एफएसएमओ रोल अच्छे से समझा होगा तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर, नहीं तो नहीं पता चलेगा। यहाँ पे एफएसएमओ रोल आ जाता है क्योंकि डोमेन कंट्रोलर जो भी काम करते हैं वो एफएसएमओ रोल ही के ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट? यहाँ हम्म। पर यहाँ यस। पर जो डाउन हुआ है आपका रूट डाउन हुआ है। रूट में कौन कौन से रोल हैं? स्कीमा मास्टर 5 रोल है। रूट में 5 रोल आ जाता है। स्कीमा, डोमेन ईवा मास्टर नेमिंग, आरआईडी, डोमेन पीडीसी। नेम। हाँ। लेकिन पीडी चाइल्ड के पास 3 ही होते हैं, आरआईडी, पीडीसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे डाउन क्या हुआ है, ये डाउन हुआ है तो मतलब ये रोल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यस, स्कीमा एंड डोमेन नेमिंग अवेलेबल नहीं। डोमेन नेमिंग अवेलेबल नहीं है, स्कीमा नहीं है। अब आप अगर ये नहीं, डाउन है हमारा, मान लो ये डाउन है, तो आप क्या नहीं कर सकते यहाँ पे? स्कीमा चेंज नहीं कर सकते। न्यू डोमेन कंट्रोल ऐड नहीं कर सकते। न्यू डोमेन कंट्रोलर कहाँ नहीं ऐड कर सकते हो? स्कीमा पे स्कीमा में मेन चेंजेस नहीं कर इन्वायरमेंट में। सकते हैं। स्कीमा में तो चेंजेस नहीं कर पाओगे आप क्योंकि इसके पास तो स्कीमा है ही नहीं। चाइल्ड के पास तो हाँ, वैसे ही नहीं यस। स्कीमा होता हाँ, है। स्कीमा आपने कभी यूज किया है? स्कीमा को पहले रजिस्टर्ड करना पड़ता है, फिर उसके बाद स्कीमा में चेंजेस किए जाते हैं। करेक्ट? यस। तो स्कीमा लेकिन हमेशा फॉरेस्ट के पास ही रहता है। मतलब ये जो स्कीमा हम्म। रजिस्टर्ड होता है वो फॉरेस्ट के पास, मतलब यहाँ पे स्कीमा तो है ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं नेमिंग वाले पे। तो किसी चाइल्ड डोमेन के अंदर डीसीज प्रमोट नहीं कर सकते, नया वाला। यस। ओके, हाँ, डिलीट वगैरह भी नहीं शायद कर पाएंगे हम, कुछ भी। डोमेन नेमिंग ये अपना मास्टर। डोमेन, हाँ, डोमेन मास्टर में। डोमेन नेमिंग मास्टर काम क्या करता है?
फॉरेस्ट में एडिशनल ये अपना डिलीशन या फिर कुछ ऐड करना या फिर मैनेज करता है। न्यू डोमेन को ऐड करना रिमूव जब करते हैं तब अगर सेम डोमेन नेम होगा तो उसको अलाउ नहीं करेगा कि प्रमोट करने में, मतलब ऐड करने में। देखो मैच हो जाता है। डोमेन नेमिंग मास्टर की जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो सबसे पहले डोमेन को मैनेज करता है। डोमेन यहाँ पे क्या है, ये एक डोमेन है चाइल्ड डोमेन और एक रूट डोमेन है, करेक्ट। इसको मैनेज करेगा। Yes. सबसे पहला काम ये है डोमेन को मैनेज करना। दूसरा क्या है कि वो इंश्योर करता है कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर यूनिक डोमेन नेम होने चाहिए अक्रॉस डोमेन, करेक्ट। Yes. यूनिक डोमेन नेम मतलब डोमेन के नाम यूनिक होने चाहिए। डोमेन कंट्रोलर में नहीं बोला है। और ये अगर आप कोई चाइल्ड डोमेन या ट्री डोमेन, कोई भी डोमेन एडिशन कर रहे हो या रिमूवल कर रहे हो, ठीक है, एडिशन कर रहे हो या रिमूवल, उस टाइम पर ये होना चाहिए अवेलेबल। ठीक है। अब डोमेन क्रिएशन, डोमेन डिलीशन के टाइम पे होना चाहिए। डोमेन कंट्रोलर अगर आप प्रमोट कर रहे हो उस टाइम पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो कौन बता सकता है? प्रमोट कर रहे हैं, अगर न्यू डोमेन कर रहे हैं तो उसके लिए होना चाहिए। डोमेन नेमिंग मास्टर के पास पूरा का पूरा डोमेन का खाता होता है, ठीक है। जैसा मैंने बताया 3-4 चीजें बताई। अब क्या होता है कि हर डोमेन के अंदर डोमेन कंट्रोलर का नाम होता है, करेक्ट, कि वो डोमेन कंट्रोलर को, और ये ना, अगर आपका डोमेन नेमिंग मास्टर नहीं है, जैसा कि रोहित ने बोला था शुरुआत में कि आप डोमेन कंट्रोलर प्रमोट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल सही बोला था कि हम कोई डोमेन कंट्रोलर प्रमोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि इसके पास जो डोमेन नेमिंग मास्टर है उसके पास पूरी की पूरी डिटेल रहती है कि कौन सी डोमेन में कौन सा डोमेन कंट्रोलर है, ताकि यूनिकनेस रहे, ठीक है। अब होगा क्या, मान लो आपने यहाँ पर एक डोमेन कंट्रोलर का नाम रखा है रूट, ठीक है, यहाँ पे भी आपने एक डोमेन कंट्रोलर का नाम रखा है रूट, ठीक है। तो ये यूनिकनेस मेंटेन रखने के लिए वो इसको रखने नहीं देगा रूट, भले आगे चल के उसका डोमेन का नाम कुछ अलग हो जाए। समझे भाई? यस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं एनटीडीएस में। यहाँ पर हम डालते हैं कनेक्ट टू सर्वर में कौन सा डालेंगे सर्वर, जो वर्किंग सर्वर होगा। यहाँ पर हमारा वर्किंग सर्वर रूट में कौन सा है, रूट में वर्किंग सर्वर है ये है डोमेन कंट्रोलर, ये हमारा वर्किंग सर्वर रूट में AZURE एजूर यूजर। ये हमारा क्या हुआ, अभी कमांड रन हो गई है, तो ये हमारा कनेक्ट हो गया है। किससे कनेक्ट हो गया है? इस वाले सर्वर से कनेक्ट हो गया है। क्या कनेक्ट हो गया? ये हमारा एनटीडीएस यूटिल कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा एनटीडीएस यूटिल कनेक्ट हो गया इससे। अब उसके बाद जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो हमें इससे बाहर निकलना होगा, क्विट करेंगे
और फिर उसके बाद हम आएंगे सिलेक्टेड टारगेट ऑब्जेक्ट करेंगे, मतलब हमें सिलेक्ट ऑपरेशन टारगेट पे क्लिक करना है कि हमें क्या ऑपरेशन सिलेक्ट करने हैं। अब यहां पर आपको क्या क्या डिलीट करना है मेटा डेटा से, वो सारी चीजें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये जैसे मैंने जो क्लीनअप वाली वो बनाई थी ना एक्सेल, उसमें पूरा मेंशन है ये सारे स्टेप्स। तो ये आपको पहले से लिख के रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्या है ना, ये स्टेप्स आप भूल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिस्ट डोमेन करी, तो यहाँ पर मेरे पास कौन सा आ गया, एमपी वाली डोमेन का नाम आ गया। अब मुझे इस वाली डोमेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे पहले क्या करो, पहले सारी लिस्ट करोगे कि आपको क्या क्या चाहिए, फिर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको क्या क्या डिलीट करना है। ओके, यहाँ पर हम कौन सा नंबर डालेंगे, ये है हमारा 2 नंबर। यहाँ पर हम ये डालेंगे 2 नंबर। तो यहाँ पर अभी मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया है, डोमेन कर सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले मैंने लिस्ट किया है डोमेन कि कितनी डोमेन है आपके पास। जैसे यहाँ पर ये डोमेन आ गई एक, फिर यहाँ पे 2 डोमेन, फिर तीसरी डोमेन ये आ गई। ठीक है, और उसके आगे जो नंबर लिखा है वो नंबर हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पर सेलेक्ट डोमेन। ठीक है, यस। अब आप डोमेन सेलेक्ट करना है। ये ना कमांड देखो, ये इसको आप रट नहीं सकते हो, इसको आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हमने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, और अगर आपसे इंटरव्यू में भी पूछता है तो मेन यहाँ पर हमारा मेटा डाटा क्लीनअप कमांड रन की, फिर कनेक्ट करते हैं जो मेन एक कंसेप्ट समझना कि आप किससे कनेक्ट करोगे। करेक्ट, तो वो कंसेप्ट आपको पूरा यस। रटा होना, मतलब पता होना चाहिए कंसेप्ट कि हाँ किससे कनेक्ट करोगे। अब हम पूरी साइट्स को सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट साइट, और इसमें लिस्ट साइट करने के बाद हमें यहाँ पर सेलेक्ट साइट करना होगा। सेलेक्ट साइट, कौन सी साइट लेंगे, इसमें एमपी वाली है 2 नंबर पे, तो 2 नंबर ले लेंगे। ये सारी चीजें हम सिलेक्ट करते जा रहे हैं कि क्या क्या हमें डिलीट करना है। फिर उसके बाद लिस्ट सर्वर इन साइट करेंगे। लिस्ट सर्वर इन साइट कौन सी है, इसमें एक ही सर्वर था, वीएम वेब। ठीक है, अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमने पहले क्या किया, पहले लिस्ट की कौन कितनी डोमेन है, लिस्ट करने के बाद डोमेन का नाम आया, फिर उसके बाद हमने साइट को लिस्ट किया। ठीक है, साइट को सिलेक्ट किया जो डिलीट करनी है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, लिस्ट सर्वर इन साइट, मतलब इस साइट के अंदर कौन सा सर्वर है। तो उसने बताया अगर आप इसको समझना चाहते हो तो यहां से समझ सकते हो। पहले हमने डोमेन निकाली, ठीक है, फिर हमने साइट निकाली कि ये एमपी वाली साइट्स है। एमपी वाली साइट्स में कितना सर्वर है, एक ही सर्वर था हमारा जो अभी दिख नहीं रहा है, बट वो यहाँ पे दिख रहा है। जब आप इसको, यहाँ पर हमने ये वाली कमांड लिखी है लिस्ट सर्वर इन अ साइट, तो वो इस सर्वर को दिखाने लगा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सेलेक्ट सर्वर, और उसका नंबर डाल दोगे। जैसे यहाँ पे नंबर क्या है, 0 है। तो इसने पूरे के पूरे सिलेक्ट कर लिए कि अब हमें क्या डिलीट करना है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल कमांड चलानी है रिमूव करने की। रिमूव गना, अब हमें यहाँ पे कमांड चलानी है रिमूव सिलेक्टेड सर्वर। रिमूव सिलेक्टेड REMOV
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी डाल सकते हो, आप देख सकते हो कि ठीक है। तो ये रिमूव सिलेक्टेड सर्वर कमांड मैंने रन कर दी है, बट ये पहले हमें सेलेक्ट करना होगा, देन हमें यहाँ पर मेटा डाटा क्लीनअप पे ये कमांड चलानी है, रिमूव सिलेक्टेड सर्वर। अब ये आ गया पॉपअप कि आप इसको डिलीट करना चाहते हो, यस डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने यस यस कर दिया। तो ये अब ये बैकएंड में डिलीट कर रहा है उसको। थोड़ी देर बाद अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो होपफुली ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो समझ में आया मेन चीज? यस ये कमांड तो सारे ये नहीं कर पाएंगे, याद तो नहीं कर पाएंगे, इसको तो चाहिए होगा कि अपने पास हो तभी नहीं मेन ये किसमें। हाँ तो वो कमांड मैंने आपको शेयर करी थी। देखो ये कमांड क्या होती है, जब आप प्रोडक्शन में काम करते हो, ठीक है, आप इसको समझना, जब आप प्रोडक्शन में आप काम करते हो तब उस समय क्या होता है, आपके ऊपर होता है प्रेशर। ठीक है, राइट। जब आप ये काम करते हो तो उस समय होता है प्रेशर। तो उस टाइम पर अगर आपको ये सारी चीजें रन करनी है, एक्टिव डायरेक्टरी की कमांड, तो आपको पहले से इनकी टेम्पलेट बना के रखनी होती है कि हम अगर इसको फ्यूचर में यूज करें। जैसे मैंने वो शेयर किया था एडी चेकलिस्ट, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। एडी एडी चेकलिस्ट शेयर किया था। तो उसमें मैंने ये कमांड लिखी हुई थी कि कैसे करनी है इन कमांड्स को रन। डीसी ओके हाँ, एक मिनट में देख लेता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट फिर से ओपन करता हूँ। डिमोट चेकलिस्ट मिल गई। देखो ये मैंने आपको शेयर भी करी थी डिमोट चेकलिस्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, ये हम पहले से ही लिख के रखते हैं। जैसे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आने के बाद इफ डीसी अनरीचेबल ऑलरेडी ऑफलाइन, ठीक है, तो यहाँ पर ये पहले ही लाइन में इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखा हुआ है कि आपको मेटा डाटा क्लीनअप करना ही है। अच्छा ठीक है, ये आपने चेकलिस्ट देखी नहीं होगी, तो यहाँ पर सब ये चेकलिस्ट मैंने पूरी प्रॉपर तरीके से बनाई और यही फॉलो की भी जाती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। फिर आपको प्री चेक्स परफॉर्म करने हैं, और यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर आपको डीसी अनरीचेबल है तो आप मेटा डाटा क्लीनअप वाली टैब पे चले जाओ। मेटा डाटा क्लीनअप टैब क्या है, यहाँ पे है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी कमांड लिखी हुई है। ठीक है, रिमूव फील्ड डीसी एग्जिट एंड कमांड पूरा लिखा हुआ है। सिलेक्ट सर्वर क्विट करना है जो, ठीक है, इसको तो ये यहाँ पावर सेल से ही कर सकते हैं। नहीं, मैंने अभी किया तो है तुम्हारे सामने, वही तो कर रहा था ये। पावर सेल से पावर सेल से भी कर सकते हो। उसमें शायद सिंगल कमांड लगता है कुछ। वैसे कमांड प्रॉम्प्ट से चलाओ, क्योंकि यहाँ ये जो एंटीडीएस यूटिल है ये कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड है। हम्म, करेक्ट, तो आप एंटीडीएस यूटिल जो है ना कमांड प्रॉम्प्ट से चलाओ, बट ये मेक श्योर करो कि आपके पास राइट्स होने चाहिए। मैंने जैसे लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि मेरे पास राइट्स होने चाहिए। इस कमांड को अगर रन आप कर रहे हो ना, तो आपके पास इंटरप्राइज एडमिन के राइट्स होने चाहिए, क्योंकि आप एक डोमेन को रिमूव करने जा रहे हो। ठीक है, अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ वो ज्यादा जरूरी है। अभी मैं एक डोमेन का डेटा को रिमूव कर रहा हूँ अपने एडी के एनवायरनमेंट से। और अगर मल्टी डोमेन वाला कंसेप्ट आता है तो वहां पे डोमेन एडमिन काम नहीं करता है, वहां पे क्या करेगा आपका इंटरप्राइज एडमिन। करेक्ट। तो ये क्लियर है ना? तो यस ये जो कमांड्स हैं
इसीलिए इनको रखा जाता है पहले से ही हमारे पास, ताकि और जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है वर्किंग डीसी, यहाँ पे मैंने ये लिखा है, पर जब ये चेंज या कोई टास्क परफॉर्म करने जाता है ना, तो वहां पे ये सारी चीजें वर्किंग डीसी की जगह पे एक्चुअल डीसी लिखा जाता है, और उसको रिव्यू भी किया जाता है। मतलब कोई दूसरा बंदा रिव्यू करेगा, वो देखेगा हाँ कि सब कुछ करेक्ट है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब आप प्रोडक्शन में जब ये एक्चुअल कमांड रन करने जाओगे, उस समय कोई रिसर्च नहीं होती है। उस समय जो लिखा होता है ना, वही रन करना होता है। जो रिसर्च होती है वो पहले होती है। इसीलिए पूरा डेटाबेस बनाया जाता है, मतलब कट ओवर प्लान बनाया जाता है, जिसको हम सीओपी बोलते हैं, कट ओवर प्लान। या फिर ये सारे के सारे स्टेप्स पहले ही लिखे होते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे डीएससीपी और डीएनएस के जो भी है, हमने प्री चेकलिस्ट में वेरीफाई करने के लिए कि क्या है डीएससीपी और डीएनएस पे डिपेंडेंसी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है, मे बी मैं तो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ये बहुत पहले ही शेयर किया था जब डिमोट का बताया था मैंने, करेक्ट। और वैसे ही मैंने उस चेकलिस्ट बताई थी किसकी, उसकी भी बताई थी, प्रमोशन की प्रमोशन से। की। हाँ, प्रमोशन की भी चेकलिस्ट है, और ये है हमारी डिमोट की चेकलिस्ट। तो एक बार आप इनको देखो चेकलिस्ट को। बिना चेकलिस्ट पे हमारे मोस्टली सारी चीजें मेंशन है इस चेकलिस्ट पे। मैंने भी कुछ कमांड मतलब निकाला है, हम्म। मुझे भी था तो मैंने अभी ये चैट पे मैंने शेयर किया है। एक इंटरव्यूअर भी पूछा था मुझसे पावर पे कैसे मतलब ये यूजर क्रिएट करते हो, क्या क्या बल्क यूजर अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए। और एसक्यूएल का मालूम नहीं था क्योंकि एसक्यूएल पे कभी किया ही नहीं है। ये जो आपने लिखा है बेसिक एडी हेल्थ चेक, ठीक है, तो ये ठीक है। अब हेल्थ चेक करने के लिए आप ये कमांड बता सकते हो। एडी रिप्लिकेशन के लिए आपने कमांड लिखी है डीएनएस एंड डीएससीपी हेल्थ चेक, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप बता सकते हो। बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि प्रमोशन करने के लिए चेकलिस्ट होती है, और काइंड ऑफ डिमोट करने के लिए चेकलिस्ट होती है, और डीसी हेल्थ चेक करने के लिए भी चेकलिस्ट होती है। हाँ, वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के ऊपर भी। जो आपने कमांड लिखी है वो सारी की सारी स्टैंडर्ड कमांड लिखी है, इंटरव्यू के लिए सही है वो सारी कमांड्स। बट अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे आपने डीसी डिग कमांड रन की है, ठीक है, तो डीसी डिग कमांड आपका क्या, जैसे मैं ही इंटरव्यूअर हूं, तो मैं आपसे यही पूछ सकता हूं, आपने डीसी डिग रन कमांड रन कर दी है, तो आपको रेप एडमिन कमांड रन करने की जरूरत है? कोई बता सकता है? अगर मैंने डीसी डिग कमांड चेक कर ली है, और उसके बाद क्या मुझे रेप एडमिन कमांड रन करने की जरूरत है या नहीं है? आप डीसी डिग से भी आप हेल्थ चेक कर सकते हो और रिपा एडमिन से भी आप चेक कर सकते हो। दोनों कमांड आप यूज कर सकते हो। मतलब ये एक 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 दोनों में से कोई सा एक कमांड भी यूज कर सकते हो आप। अब आप अच्छा ये इफ आई बता एम दो मेरे राइट। को, डीसी डिग और रेप एडमिन में वेबसाइट डिफरेंस क्या है? डीसी डिग ओवरऑल हेल्थ चेक करता है, और रेप एडमिन सिर्फ रेप्लिकेशन का हेल्थ चेक करेगा। रेप्लिकेशन, हाँ। रेप्लिके रेप्लिकेशन परफॉर्म करेगा। हाँ, तो अब मान लो आपके पास एक सिंगल डोमेन कंट्रोलर है, तो हमें कौन सी कमांड रन करनी चाहिए? क्या क्या फिर से एक बार। सिंगल अ- डोमेन कंट्रोलर है।
आपके पास एक ही डोमेन कंट्रोलर है, एक ही डोमेन में एक ही डोमेन कंट्रोलर है, तो आप कौन सी कमांड चलाओगे? डीसी डेक चलाएंगे, उसमें तो रेप्लिकेशन का डीसीडी मतलब ही नहीं है। डीसीडी हाँ डीसी देख। जैसे अभी आपके पास जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें सिर्फ रूट में हमारा एक ही डोमेन कंट्रोलर है। नोएडा में भी अब 2 डोमेन कंट्रोलर हुए हैं, लास्ट टाइम हमने एक प्रमोट किया था, और उससे पहले तो एक थे। तो अब हमारी रेप्लिकेशन एडमिन रेप एडमिन कमांड का कोई मतलब ही नहीं था रन करने का। अगर हर डोमेन में एक डोमेन कंट्रोलर है तब आपका रेप्लिकेशन कमांड का कोई लॉजिक है रन करने का? नहीं। हम्म मुझे एक आप बात बताओ कि अगर एक 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 सर्वर दूसरे सर्वर से, मान लो एक डीसी दूसरे से डीसी से कनेक्ट है, तब तो हम ये रेपा एडमिन का ही तो यूज करेंगे एप्लीकेशन कैसे क्या वो सब चेक करने के लिए। ये रेप्लिकेशन होता क्या है? कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, रेप्लिकेट मतलब कनेक्ट हुआ। रेप्लिकेशन होता क्या है? कोई बता सकता है? मतलब क्या रेप्लिकेशन हो गया, क्या है वो, क्यों रेप्लिकेट कर रहा है, क्यों रेप्लिकेशन चल रहा है, क्यों हम चेक कर रहे हैं? ओवरऑल डेटा कंसिस्टेंसी के लिए, मतलब एक डोमेन में जो डेटा है वो अदर में भी अवेलेबल हो। हाँ वो सही है, बट क्यों रेप्लिकेशन क्यों हो रहा है? किस चीज का रेप्लिकेशन हो रहा है? कौन सा डेटा है ऐसा? रेप्लिकेशन होता है जो हमारा डीएनएस एनटीडीएस रिकॉर्ड्स फाइल है, का। एनटीडीएस फाइल है डी उसका रेप्लिकेशन यस होता है, यहाँ से यस एक यहाँ और ही जगह पे है या नहीं है वो यहाँ चेक से करने वहां। के लिए इसीलिए। हाँ, या डेटाबेस। मेन चीज एनटीडीएस का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, यस। यस और किसी चीज का रिप्लिकेशन नहीं होता। एनटीडीएस में जो फाइल्स हैं, मतलब जो पार्टीशंस हैं, उनका रिप्लिकेशन होता है एग्जैक्टली अगर कहा जाए, ठीक है। किस इसमें वाल कुछ फोल्डर का। इसमें इसमें कुछ फॉरेस्ट पार्टीशंस भी होते हैं, ठीक है, उनका भी रिप्लिकेशन होता है फॉरेस्ट वाइड। जैसे हमारा डीएनएस का भी कुछ फॉरेस्ट पार्टीशन होता है, उसका भी रिप्लिकेशन होता है, फॉरेस्ट डीएनएस जोन का, जो फॉरेस्ट डीएनएस वाइज रिप्लिकेट हो रहे हैं। जैसे जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे तुम्हें समझाता हूँ कि यहाँ पर ये डीएनएस है, ठीक है। ये डीएनएस में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर जो ये microsoft.com है, ये जो डोमेन है ये कैसे रिप्लिकेट हो रही है? ये रिप्लिकेट हो रही है हमारी टू ऑल डीएनएस सर्वर रनिंग ऑन रनिंग डोमेन डोमेन। कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट डॉट। हाँ, और अगर मैं इसको फॉरेस्ट वाइड कर दूं, यहाँ पे क्लिक कर दूं, तो ये फॉरेस्ट वाइड हो जाएगी। तो ये क्या होगी, ये जो microsoft.com है, ये सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर के डीएनएस पे दिखने लगेगी, ठीक है। अगर वो चाहे यूपी हो या नोएडा हो या कोई भी डोमेन हो, सब पे ही जाके चली जाएगी, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो ऐसे भी। दूसरा एग्जांपल हम इसके थ्रू समझ लेते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हमारा एक्स वाई जेड कस्टम है, ये हमने खुद बनाया हुआ है। ये जब आप बनाते हो तो डोमेन वाइज ही बनता है। अगर आप इसको इस पे क्लिक करोगे तो ये अब फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके किया, अप्लाई किया, तो उस यूजर के पास परमिशन होनी चाहिए कि वो फॉरेस्ट, जिस यूजर से मैं लॉगिन हूँ उस यूजर के पास परमिशन होनी चाहिए ये टास्क को परफॉर्म कराने के लिए, ठीक है। फॉरेस्ट वाइड आप रिप्लिकेट करने जा रहे हो तो डोमेन एडमिन नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर आपके पास फॉरेस्ट एडमिन होना चाहिए जो कि इंटरप्राइज एडमिन है, ठीक है। तो मेरे पास है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, वरना क्या होगा, आपको एक पॉपअप एरर आएगी और आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको भी फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेट करना चाहता हूं तो ये भी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखना, ये जो ऊपर वाली है MSDCS, ये कैसी होगी, ये फॉरेस्ट वाइड होगी या डोमेन वाइज होगी? फॉरेस्ट वाइड। ये फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वाइड, ये फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेट होती है, ये शुरुआत से ही फॉरेस्ट वाइड होती है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है ना? अब जो है, जब मैंने इसको फॉरेस्ट वाइड इन दोनों को कर दिया है, और अगर आप इस इमेज में आए तो यहाँ पर ये जो रिप्लिकेशन होगा, अब रिप्लिकेशन जो होगा, यहाँ पर भी एक ये है और यहाँ पर भी एक ये है, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, microsoft.com के ऊपर वाला मान लो ये microsoft.com है, ठीक है, इसको मैंने फॉरेस्ट वाइड इसका डीएनएस कर दिया है, ठीक है, रिप्लिकेट। तो इसका जो ये डीएनएस है ना, इस वाले के पास भी आएगा, इस वाले के पास भी आएगा और इस वाले के पास भी आएगा। तो ये जो फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेट होगा। बट डेटाबेस जो है एनटीडीएस जो डेटाबेस है इसके पास जो एनटीडीएस का डेटाबेस है, इसके पास भी एनटीडीएस का डेटाबेस है। अब वो फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेट होने का मतलब हो गया, जो इसके पास एनटीडीएस का डेटाबेस था उसमें जो डीएनएस जोन थी, डीएनएस जोन दो तरीके से रिप्लिकेट होती है, एक डोमेन वाइज और दूसरा फॉरेस्ट वाइड, ठीक है। अब ये जोन पहले इसमें थी, वो उठ के आके इसमें चली गई, अब ये इसमें रिप्लिकेट होने लगी, ये वाला जो रिप्लिकेशन है वो फॉरेस्ट वाइड चलता है, तो वो सबके पास चली जाएगी। तो ऐसा होता है यहाँ पे। अगर इसको देखना भी है तो तुम देख सकते हो, मेरे को कमांड याद एडीएसआई एडिट से आप देख सकते हो इसको, ये पूरा आपको दिखेगा वहां पे कि फॉरेस्ट वाइड हो रही है या डोमेन वाइज कनेक्ट टू फॉरेस्ट डीएनएस जोन। एक मिनट, यहाँ पे लिखते क्या है वो देखना। एडी एडिट के थ्रू फॉरेस्ट वाइड, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉरेस्ट डीएनएस जोन डीसी, ओके, फॉरेस्ट डीएनएस जोन सीएन जोन्स, और यहाँ पे लिखेंगे डीसी हमारी माइक्रोसॉफ्ट और डीसी इक्वल टू .com। यहाँ पे जो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर दो microsoft.com है, ये जो बाय डिफॉल्ट लिख के भी आता है ना वो microsoft.com ही होता है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे कनेक्ट किया है तो ये आपको फॉरेस्ट डीएनएस जोन दिखने लगी। अब यहाँ पर फॉरेस्ट डीएनएस जोन में जाओगे तो लॉस्ट एंड फाउंड माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस, और यहाँ पर आपको दिखने लगेगा ये। अब यहाँ पर आप ये देख रहे होगे xyz.com आ गया है, पहले नहीं था यहाँ पर, ये अभी फॉरेस्ट डीएनएस जोन में आ गया है यहाँ पर, करेक्ट। अब अगर यहाँ पर आप कनेक्ट करोगे इसको, एग्जिस्टिंग वाले को ही अगर मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर, अगर फॉरेस्ट की जगह पे, इसको कॉपी कर लेता हूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पर एक नया कनेक्शन फिर से बनाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं इसको डोमेन, ठीक है। तो डीएनएस का जो रिप्लिकेशन होता है वो दो पार्टीशंस में होता है, और ये जो रिप्लिकेशन होता है डीएनएस का वो एप्लीकेशन पार्टीशन के थ्रू होता है। एप्लीकेशन पार्टीशन में दो फाइल्स होती हैं, दो मतलब फोल्डर होते हैं, ये मान लो एक होता है जिसका नाम होता है फॉरेस्ट डीएनएस जोन, दूसरा होता है डोमेन डीएनएस जोन।
अब जो डोमेन डीएनएस जोन में जो डेटा है, जैसे इसमें microsoft.com, ठीक है, हमने इसको चेंज किया था, किस पे चेंज किया था, फॉरेस्ट वाइट किया था या नहीं किया था, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इसको हमने नहीं, अभी ये हमारा रिप्लिकेशन डोमेन वाइज है। अब मैं इसको फॉरेस्ट वाइज करने जा रहा हूँ। अब देखना, पहले करने से पहले आप यहाँ पे देख लो कि ये जो ना अभी डोमेन में है, यहाँ पे लिख के ना डोमेन डीएनएस जोन, और यहाँ पे है ये। जैसे ही मैं अभी यहाँ पे चेंजेस करूंगा कंसोल में जाके, तो ये वाली जो फोल्डर है ना उठ के यहाँ पे चला जाएगा, इस वाले पे आ जाएगा। ठीक है, वो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया डीएनएस में। मैं इस पे क्लिक करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वाले पे, प्रॉपर्टीज पे, इसका जो रिप्लिकेशन चेंज कर देता हूँ, फॉरेस्ट वाइड कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करके आप एक बार चेक कर लो आके कि ये फॉरेस्ट वाइड हुआ है या नहीं हुआ है। फॉरेस्ट वाइड दिख रहा है यहाँ पर। अब अगर हम ADSI एडिट में आते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर रिफ्रेश करोगे, देखना ये एरर आने लगी, नो सच ऑब्जेक्ट इन दी सर्वर। ठीक है, अगर आप इस पे फॉरेस्ट पे क्लिक करके इसको रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पर आपको एक नई डोमेन दिखने शुरू हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस में। ये आ गई यहाँ पर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाओगे माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस में, तो ये अभी यहाँ पर है, बट इस पे अब जब क्लिक करोगे कोई डेटा नहीं दिख रहा है। जब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर डेटा सारा यहाँ आ गया है। ठीक है, समझ में आया यस ये? यस यस। अब मुझे ये फॉरेस्ट से वापस, यहाँ से ये डेटा है यहाँ पर, और ये वापस मुझे यहाँ पे लाना है। तो आप क्या करोगे, इस पे, जैसे ये है ना टेस्ट इन्वायरमेंट है, तो मैं इस पे लगातार किए जा रहा हूँ। पर अगर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है ना, तो ये इसको करना अलाउ नहीं होता है। रीजन क्या है कि आप जब एक जोन से दूसरे जोन पे ले जाते हो, और वो भी ऐसी जोन को जो कि डोमेन वाइज जोन है, मतलब इस पे बहुत थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होते हैं। तो आपके रिकॉर्ड जब मूव होते हैं इधर से उधर, तो हो सकता है कोई रिकॉर्ड गलती से डिलीट हो जाए या प्रॉपर मूव ना हो। ठीक है, तो वो, इसलिए हमें प्रोडक्शन में ये करना नहीं चाहिए। बट डिपेंड करता है कि अगर प्रोडक्शन में आपको परफॉर्म करना है, तो आप सबसे पहले उस जोन का बैकअप ले लो, जैसे मैंने किया है इसको प्रोडक्शन में। क्योंकि ये फॉरेस्ट वाइड डोमेन डीएनएस जोन को इसलिए फॉरेस्ट वाइड किया जाता है कि मान लो कि इस जोन की ना डिपेंडेंसी बहुत है, ये बहुत जगह यूज हो रही है, आपके पास मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि आप डोमेन वाइज ना रिप्लिकेट करके इसको फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेट करो। उससे क्या होगा कि कोई भी मशीन किसी भी डोमेन कंट्रोलर से कनेक्ट होगी और इस जोन को यूटिलाइज कर सकती है। तो वहां पर माइक्रोसॉफ्ट बोलता है ऐसा। तो ये अब मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ से देखना ये गायब हो जाएगा। ADSI एडिट पे आते हैं। ADSI एडिट पे आओगे आप, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, फिर से इसको रिफ्रेश करोगे, इसको भी रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आओगे तो ये आपका पूरा डेटा यहाँ पर अब दिखने लगा। अगर हम फॉरेस्ट वाले पे जाते हैं, फॉरेस्ट वाले पे अब यहाँ पर microsoft.com चला गया। ठीक है, तो ये देख रहे हो ना आप कैसे मूव होती हैं। जैसे ही वो कोई भी जोन यहाँ पे आएगी फॉरेस्ट वाले पे, तो फॉरेस्ट वाइड मूव होगी, वो सारे डोमेन कंट्रोलर पे दिखेगी जितने भी आपके इन्वायरमेंट में होंगे। ठीक है, यस समझ में आ गया? यस। तो ये भी आपका क्लीनअप भी हो गया। क्लीनअप में उसने बोल भी दिया है अनेबल टू पीडीसी था ही नहीं उसके पास, तो अनेबल टू डिटरमाइन FRS ओनर, उसने इस रोल को रिमूव फ्रॉम दी सर्वर। ठीक है, इस सर्वर से रिमूव कर दिया, और ये सर्वर आपका रूट सर्वर है, तो इसने होपफुली सबसे रिमूव कर दिया होगा। तो एक बार मैं देख लेते हैं, इस पे आके रिफ्रेश कर लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो पहले बहुत सारे और भी ऑब्जेक्ट दिख रहे थे, अभी जो ना सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। अब आप इसको मैन्युअली डिलीट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, मैन्युअली डिलीट हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पर कुछ नहीं है। अब डीएनएस पे जाके हम इसके रिकॉर्ड देख सकते हैं कि इसके डीएनएस में रिकॉर्ड्स हैं या नहीं है। तो साइड एंड सर्विसेज पे जाके अगर अब आपको रिकॉर्ड दिख रहे हैं तो आप मैन्युअली इनको डिलीट कर सकते हो। अब मैन्युअली डिलीट करोगे तो आप सारे के सारे साइड एंड सर्विसेज से रिकॉर्ड डिलीट हो गए, तो यहाँ से भी आप मैन्युअली डिलीट कर सकते हो, करेक्ट। हुआ क्या है, यहाँ से आपका मेटा डाटा क्लीनअप हुआ है। देन जब मेटा डाटा क्लीनअप हो गया, देन आप साइड एंड सर्विसेज से रिकॉर्ड डिलीट कर पाओगे। अगर आप फिर से चेकलिस्ट पे आओगे तो चेकलिस्ट पे भी यही लिखा है कि मेटा डाटा क्लीनअप होने के बाद, अगर आप यहाँ पर मेटा डाटा वाली क्लीनअप होने के बाद आओगे तो यहाँ पर यही है कि ये जब क्लीनअप मेटा डाटा क्लीनअप एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद आपको क्या करना होगा, प्लीज रिफर, यहाँ पे अगर आप इसको एंड ऑल्सो डू, पूरा आया नहीं है, ऑल्सो डू, एक मिनट, ये पूरा दिख नहीं रहा है। यहाँ पे पूरा आया नहीं है, ऑल्सो डू पोस्ट चेक, यहाँ पर पोस्ट चेक लिखा है, ऑल्सो डू पोस्ट चेक। अगर आप मेटा डाटा पहले परफॉर्म कर लिया है, देन आपको पोस्ट चेक फिर से परफॉर्म करना होगा। पोस्ट चेक में क्या है कि आपको पूरे के पूरे ये फिर से स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, मतलब मैन्युअली जाके आपको चेक करना है कि साइड एंड सर्विसेज पे वो ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ देन आप डिलीट कर सकते हो। पीटीआर या फिर एसआरवी रिकॉर्ड्स भी आपको डिलीट करने हैं पोस्ट चेक में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये पोस्ट चेक पे आया, तो पोस्ट चेक पे मेरे को एमपी मिली थी तो एमपी मैंने डिलीट कर दिया। वैसे ही आप यहाँ पर भी आओगे, आपको एमपी दिखेगा तो आप एमपी यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। मेटा डाटा क्लीनअप जरूरी है यहाँ से क्लीन करने के लिए। मेटा डाटा क्लीनअप जब तक नहीं होगा प्रॉपर, तब तक आप डिलीट नहीं कर पाओगे यहाँ से साइट। मैंने ट्राई भी किया, आप लोगों ने भी ट्राई, मतलब आपके साथ में ट्राई किया, तो यहाँ से हम डिलीट नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे ही हमारा मेटा डाटा क्लीनअप हुआ तो हम इसको डिलीट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मेटा डाटा क्लीनअप इस ऑब्जेक्ट को लिंक करके रखता है, ठीक है। आप जैसे हम ऑब्जेक्ट डिलीट करने जा रहे थे पर डेटा डिलीट नहीं हुआ था, तो डेटा पहले डिलीट करना है देन ऑब्जेक्ट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब तो मे भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा इस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। और एजोर पे मैंने अपना स्टार्ट किया है, एजोर एजेट 900। तो अगर आपको लगता है कि आप एजोर पे अच्छा मतलब करना चाहते हो तो एजेट 900 बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, आप उसको कर सकते हो एजेट 900 को। और इसको मतलब मैं तो यही कहूंगा, मेरा तो यही रिकमेंडेशन है, आप इसको अच्छे से पढ़ो एजेट 900 को, क्योंकि क्या है ये पूरा बेसिक है एजोर का। इसको तो सभी को आना चाहिए अगर वो एजोर पे कुछ भी काम कर रहे हैं, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। एक पूछना था, जैसे कि हम लोग जैसे कि प्रोडक्शन में या किसी डीसी को डिमोट करने जाते हैं या किसी चेंजेस करते हैं, उसके लिए मतलब प्रोसेस क्या रहता है? जैसे चेंज रिक्वेस्ट आते हैं या हमें करना पड़ता है, कैसा होता है मतलब? ये सारा जैसे देखो ये सारी चीजें ना डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट के ऊपर। जनरली जो होता है वो मैं स्टैंडर्ड बता दे रहा हूँ सबसे पहले। अगर आप जो ना सबसे पहले क्या करोगे कि आपको
डीसी मैनेज कौन कर रहा है? अगर आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है, तो डीसी आप मैनेज कर रहे हो, और जो डीसी की डिजाइनिंग पार्ट है, ठीक है, डिजाइनिंग पार्ट, डिजाइनिंग टीम होगी। अगर वो डिजाइनिंग टीम आपकी कस्टमर है, जनरली इंडिया में क्या होता है, जैसे एचसीएल हो गई, विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, यहाँ पर क्या होता है, Yes. हम जो है ना L3 वाले टास्क परफॉर्म करते हैं, बट डिजाइन वाला जो पार्ट होता है वो L4 होता है, ठीक है। डिजाइनिंग जो आपका आर्किटेक्ट इंजीनियर होगा, या तो वो आपके पास होगा अगर एचसीएल के पास है मान लो, या फिर आपके कस्टमर के पास है। ये किसी एक कस्टमर की मतलब या ये मान लो एक कस्टमर आप समझते ही होगे अगर आप काम कर रहे होगे। Yes. तो ये अगर आपका कस्टमर आर्किटेक्ट है, वहां पर डिजाइनिंग वाला पार्ट वो मैनेज कर रहा है, तो वो आपको बताएगा कि ये डोमेन कंट्रोलर या डोमेन डिलीट करना है या रिमूव करना है, ठीक है। अगर आपका L3, अगर ये मान लो ये कोई प्रोजेक्ट साइन हुआ है या आपको लगता है रिक्वायरमेंट है, तो आप प्रपोज भी कर सकते हो कि ये डोमेन कंट्रोलर हमें यहाँ पर एक नई डोमेन बना सकते हैं हम, या फिर एक नया डोमेन कंट्रोलर बना सकते हैं, और प्रपोजल में आप डाल सकते हो क्यों बना सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक प्रपोजल हो गया, ठीक है, प्रपोजल में डिलीशन रिमूवल जो भी है, फिर आप उसके बाद उसका चेंज ओपन करोगे। चेंज जनरली करने का काम हमारा ही रहता है। चेंज ओपन करोगे, उसमें आप अगर रिमूव कर रहे हो तो रिस्क डालोगे कि क्या रिस्क है या इम्पैक्ट क्या है अगर हम इसको रिमूव करते हैं, और उन इम्पैक्ट को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप उसमें डालते हो, फिर आप उस चेंज को शेड्यूल करते हो, और फिर उसके लिए आप टास्क ओपन करते हो डूअर चेकर के, ठीक है। तो ये डूअर चेकर बनाते हैं, और उस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर और भी डिपेंडेंसी होंगी, जैसे मान लो टूल्स भी हमें रिमूव करना होगा। टूल्स रिमूव आप भी करोगे, बट टूल्स टीम के लिए भी कुछ ऑब्जेक्ट वो बनाओगे, या बैकअप टीम के लिए भी बनाओगे कि वो भी उसका बैकअप रिमूव कर दें या बैकअप परमानेंट लेके रख लें, जैसा हो। और आईटीएसएम के लिए भी बनाओगे आपकी आईटीएसएम से उसका नाम रिमूव हो जाए। तो ये सारे के सारे टास्क बनाने होते हैं। वो सारे के सारे टास्क मैंने ऑलरेडी उसमें लिखे हुए हैं कि आईटीएसएम के लिए, एचएलडी के लिए, ठीक है, तो बैकअप के लिए रनबुक अपडेट करोगे, तो ये मोस्टली लिखे हैं। बट ये सारी चीजें ना डिपेंड करती हैं इन्वायरमेंट के अंदर। मान लो उस इन्वायरमेंट में आईटीएसएम ही नहीं है, या कोई अदर टूल है, Okay. तो आप उस टूल का नाम लिखोगे। या बैकअप या एंटीवायरस पड़ा हुआ है उस सर्वर के ऊपर, क्योंकि एंटीवायरस सभी सर्वर पे होता है डोमेन कंट्रोलर, तो वो एंटीवायरस Yes. टीम के लिए एक टास्क खोलोगे। तो बेसिकली चेंज आप ही रेस करोगे। अप्रूवल जो है, जो L4 होगा आपका, मतलब आर्किटेक्ट वाला बंदा, वो अप्रूव करेगा कि हाँ जो आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। Okay. तो इस तरीके का वर्क फ्लो होता है। तो ये जो मैंने बताया रिमोट चेकलिस्ट, एडी प्रमोट, और ये जनरली होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास। अगर आपके पास नहीं है तो आप उनको बना के दे सकते हो कि हाँ इस तरीके से हम बना सकते हैं, इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी सेकेंडरी कब परफॉर्म किया जाएगा, रिजल्ट क्या आया, कमेंट है कोई। तो ये स्टैंडर्ड चेकलिस्ट है। आप प्राइमरी सेकेंडरी रिजल्ट क्या आया, आउटपुट क्या है, डीसी का नाम क्या है, ये सब पहले लिख ली जाती है कि डोमेन कंट्रोलर जिसको हम डिमोट करने जा रहे हैं, ये वाला टैब इसीलिए जिसको हम डिमोट करने जा रहे हैं उसका नाम लिखा होता है यहाँ पर, ताकि मान लो आपने चेंज बनाया, परफॉर्म करने के लिए कोई दूसरा बंदा जा रहा है, उसको कंफ्यूजन है, करेक्ट। Okay. तो हाँ, तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसीलिए डॉक्यूमेंटेड की जाती हैं, चेंज के साथ पहले ही अटैच कर दी जाती है, ताकि जो बंदा परफॉर्म करने जाए चेंज, आपको नहीं पता है कि तुम परफॉर्म करोगे या कोई दूसरा परफॉर्म करेगा। मोस्टली वही लोग परफॉर्म करते हैं जो चेंज डिजाइन करते हैं, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आप कोई दूसरा बंदा परफॉर्म कर रहा होता है, तो इसलिए ना सारी सारी की चीजें डॉक्यूमेंटेड कर दी जाती ताकि ह्यूमन एरर ना हो। Okay. ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। Okay. ओके, ओके, Yes, बाय। thank you. Thank you. Okay. थैंक यू, Bye. बाय। Good night. Thank you. गुड नाइट, बाय। Bye. Thank you. Bye.